नमस्कार दोस्तों, दीपक की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका समय 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक के माना गया है। और इसके पहले वीडियो में हमने दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ा है, जिसमें संस्कृत भाषा एवं उसके दो भाग वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद प्राचीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषाओं का समावेश हुआ है, और इसका समय काल के अनुसार हम तथ्यों से जुड़े जितने भी तथ्य इस संबंध में इस 1000 से लेकर के अब तक के समय काल में आए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास है कहाँ से माना जाता है दोस्तों? अपभ्रंश से माना जाता है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि अपभ्रंश का संबंध किस प्रकार से अवहट्ट से है और अवहट्ट का संबंध किस प्रकार से प्राचीन हिंदी से है। तो यही संबंध हमको ये बताता है दोस्तों कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास है कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। और इसी के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है डॉक्टर AFR हार्नले द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? ARF हार्नले द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, यहाँ अगर अपन कालक्रमानुसार वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं, काहे की कर रहे हैं हम वर्गीकरण की बात? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का, ठीक है, जिसका सन है 1000 ईस्वी से अब तक का। तो सबसे पहले हमको ये देखने का है कि इस समय सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था। तो कालक्रमानुसार वर्गीकरण देखते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर ARF हार्नले द्वारा, फिर उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, फिर उसके बाद आता है दोस्तों डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा, उसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा, उसके बाद क्रमशः श्री सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा, उसके बाद भोलानाथ तिवारी के द्वारा, और अंतिम जो है डॉक्टर हरदेव बाहरी के द्वारा। इन्होंने क्या किया है? आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा है इसका वर्गीकरण किया है। और इसमें सर्वप्रथम किसने किया है? AFR हार्नले द्वारा किया गया और 1880 में किया गया। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, सर्वप्रथम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किसने किया है? तो आपके सामने आंसर होगा दोस्तों AFR हार्नले द्वारा। यदि सन पूछ लिया जाए तो 1880 है, और यदि इसका क्रम पूछ लिया जाए कि उस समय वर्गीकरण के जो लेखक थे या वर्गीकरण करने वाले प्रमुख जो आचार्य हुए या लेखक हुए, तो उनका कालक्रम आपको देखना है। सर्वप्रथम हार्नले आए, उनके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन है, फिर सुनीति कुमार चटर्जी, फिर धीरेन्द्र वर्मा, फिर श्री सीताराम चतुर्वेदी, भोलानाथ तिवारी और हरदेव बाहरी। यहाँ से क्रम को क्या है आगे पीछे कर दिया जाएगा और प्रश्न बना दिया जाएगा, तो इसका क्रम आपको याद रखना है। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अगर हम विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका हिंदी से कहीं ना कहीं संबंध है, और हिंदी से संबंध होने के कारण जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको एक नज़र देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात आती है सिंधी भाषा की। तो सिंधी की
जो लिपि मानी गई है दोस्तों, ये है लंडा लिपि, और यह जो है गुरुमुखी एवं फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। इसको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से बस इतना ही प्रश्न पूछ लेगा। फिर लहंदा की हम बात करें तो लहंदा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पश्चिमी, अर्थात पश्चिम का भाग। इसे पश्चिमी पंजाबी भी कहा जाता है, हिंदकी भी कहा जाता है, जटकी भी कहा जाता है, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी, इन सभी नामों से लहंदा को जाना जाता है। और इसकी लहंदा की भी अपनी लिपि क्या है, लंडा लिपि है, जो कश्मीर में जो प्रचलित शारदा लिपि उसकी एक उप शाखा है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पंजाबी की ओर। पंजाबी जो भाषा है, पंजाबी शब्द पंजाब से बना हुआ है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश या 5 नदियों से घिरा हुआ स्थान। ठीक है। पंजाबी की अपनी लिपि, इसकी भी लंडा लिपि थी, जिसे उनके गुरु अंगद ने सुधार करके गुरुमुखी, बाद में गुरुमुखी बनाया है उन्होंने। फिर उसके बाद में गुजराती की अगर हम बात करते हैं तो गुजराती की अपनी लिपि गुजराती लिपि है। इसमें शब्दों के ऊपर में जो सिरों रेखा है वह नहीं खींची जाती है। इसका खास ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ से भी प्रश्न बोल सकता है कि कौन सी ऐसी लिपि है जिसमें शब्दों के ऊपर में सिरों रेखा नहीं लगती है, तो उसका आंसर आएगा गुजराती। फिर हम मराठी की बात करते हैं तो मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी की भी अपनी लिपि देवनागरी है, जिसका जन्म ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है दोस्तों। इसका और अधिक विवरण जो अपन जब लिपि पढ़ेंगे तब भी वहाँ पर इसका गहन अध्ययन करेंगे। और यहाँ बंगला की अगर हम बात करें तो बंगला की अपनी लिपि बंगला है। फिर असमी, जिसको आसामिया भी बोला जाता है, उसकी अपनी लिपि भी बांग्ला ही है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, मतलब जो असम है उसकी एक बोली विष्णुपुरिया है जो कि प्रसिद्ध है। और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ भी लिया है दोस्तों। फिर उड़िया की हम बात करें जो कि उड़ीसा क्षेत्र में बोली जाती है, इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम उत्कल भी था। फिर ब्राह्मी की उत्तर शैली से यह विकसित हुई है। उड़िया जो लिपि है ब्राह्मी की उत्तर शैली से विकसित हुई है। और इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं गंजामी, भत्री और संबलपुरी, ये काय की है दोस्तों, उड़िया की प्रमुख बोली है। कभी कभी ये बोली भी पूछ लेगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि उड़िया की जो बोली है गंजामी, भत्री और संबलपुरी है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का जो प्रयोग है कहाँ किया जाता है, फारस तथा अरब से होता आया है। हिंदी का जो प्रयोग है भाषा के अर्थ में कहाँ होता है, फारस तथा अरब से होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। फिर हिंदू शब्द कैसे बना हुआ है, हिंदू शब्द फारसी का शब्द है, याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया है। फिर उर्दू शब्द की हम अगर बात करें तो मूलतः तुर्की का है, हिंदी शब्द फारसी का है और उर्दू शब्द कहाँ का है दोस्तों, मूलतः तुर्की का है, जिसका अर्थ क्या होता है, शाही शिविर या खेमा। ठीक है, इसे भी पूछ सकता है। फिर हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग, यहाँ बात हो रही है दोस्तों हिंदी का प्रथम लिखित प्रयोग की बात हो रही है। किसने किया है, कैप्टन टेलन ने सन 1812 में फोर्ट विलियम जो कॉलेज है कलकत्ता, उसके वार्षिक विवरण में इसका प्रयोग किया है। एक बार फिर देख सकते हैं, इसका प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि जो हिंदी का नवीन अर्थ में जो लिखित प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कैप्टन टेलन ने। यदि सन की अगर बात करें तो कब किया है, सन 1812 ईस्वी में किया है। और कहाँ किया है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के वार्षिक विवरण में किया है। फिर वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, जो कि आज भी देखें हम तो इसका प्रयोग हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में
मतलब जो हिंदी साहित्य के जो इस समय इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें क्या हो रहा है, हिंदी का प्रयोग हो रहा है। और ये कहाँ कहाँ हो रहा है ये भी देखते हैं। तो हिंदी का जो अर्थ है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में ये जो है हिंदी जो भाषा है इनका प्रयोग इन क्षेत्रों में हो रहा है। और इसी पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि इनमें से हिंदी प्रदेश में कौन सा राज्य शामिल है, या इस तरह से पूछ लेगा इनमें से हिंदी प्रदेश कौन सा है। विकल्प आपको दिए रहेंगे, इसीलिए इनके नाम याद होना चाहिए जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और हिंदी प्रदेश जिनको माना गया है तो उनमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं। तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो प्रदेश है यहाँ पर प्रायः हिंदी बोली जाती है और हिंदी बहुल होने के कारण इसको हिंदी प्रदेश बोला जाता है। फिर वर्तमान में जो भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द जो है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में भी किया जाता है। इसमें अगर हम राजभाषा की जो बात करें तो जो प्रशासनिक स्तर पर जो भाषा का प्रयोग होता है उसमें अपन ऑफिशियल लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, संघ की राजभाषा देवनागरी होगी, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 में ये अनुच्छेद में इसका पूरा विवरण दिया गया है दोस्तों। और तथा यहाँ आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा के नाम का ये द्योतक होगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे, राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक होगा। इसे हम राष्ट्रभाषा के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात है यहाँ पर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत सारे लोग हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें जो हमारा जो देश चलता है, हमारा देश संविधान के आधार पे चलता है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा क्या है, हिंदुस्तान ही है, हमारा देश है जहाँ इस संविधान के माध्यम से देश चलता है। और संविधान में 343 अनुच्छेद में दिया हुआ है कि राजसंघीय भाषा क्या होगी, हमारी संघ की राजभाषा देवनागरी होगी, जिसकी लिपि जो है देवनागरी है और हिंदी होगी। और भारतीय संविधान अनुच्छेद के अनुसार अगर हम देखें तो 343 में ये दिया हुआ है और इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रभाषा के नाम का ये द्योतक होगा। अगर आप चाहें तो इसको राष्ट्रभाषा मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मानना और नहीं मानना आपके ऊपर है। कहीं स्पष्ट यहाँ लिखा नहीं है, इसीलिए हम यह नहीं कह सकते हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है दोस्तों, और इससे जुड़ी अब बहुत सारी जो हमारे देश की जो बोलियां हैं इस चैप्टर के बाद में हम अगले वीडियो में उनको भी ले आएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था। यहाँ से क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम हिंदी की जो बोलियां हैं इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जितने हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं यदि उनका लाभ उनको मिलता है तो बाकायदा आप अपने दोस्तों तक इनको पहुंचाइए। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।